हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया गया और दूसरा है मॉडर्न ऑप्टिक्स। मॉडर्न ऑप्टिक्स का जो दूसरा नाम है उसे कहा गया फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। इसके पहले की जो बुक्स आती थी उसमें इसका यही नाम था, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। वही सब टॉपिक्स हैं। इससे पहले भी वीडियो इसके बने हुए हैं, 90% सिलेबस कवर है। लेकिन इस बार जो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनईपी के तहत जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया उस हिसाब से प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको नई प्लेलिस्ट जिसका नाम रहेगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर और फिर रहेगा मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो ए पार्ट हो गया इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी और पार्ट बी का नाम है मॉडर्न ऑप्टिक्स, जिसका दूसरा नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। इसमें भी यूनिट्स वही हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड लेज़र। तो इसके लिए आपको नई प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहले के जो वीडियोस थे वो पुराने सिलेबस पे थे, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स वही हैं। नए सिलेबस में भी बहुत सारे टॉपिक्स वही हैं। फिर भी आपको सबसे पहला काम करना है कि सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग जहाँ पे लिखा हुआ है चैनल पे क्लिक करना है, सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग, सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग। उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो लिखा हुआ रहेगा होम, फिर वीडियो और फिर उसके बाद प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पे अगर आप टिक करते हैं, क्लिक करते हैं, तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आपको मिलेगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पार्ट बी जिसका नाम है मॉडर्न ऑप्टिक्स, और पार्ट ए इससे पहले का चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मॉडर्न ऑप्टिक्स की। इसका नाम आप पहले से ही जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। फिजिक्स का जो थर्ड सेमेस्टर में पेपर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स तो इसका नाम हो गया, ये है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए जो फिजिक्स का बुक का नाम है वो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो है फर्स्ट पार्ट ए जो है, पार्ट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी को भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, दूसरे यूनिट का नाम है पहले यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरे यूनिट का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स, थर्ड यूनिट का नाम है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और फोर्थ यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चारों यूनिट्स ये हो गई पार्ट ए में, जिसके लिए अलग प्लेलिस्ट है। और दूसरा आज हमें जो देखना है वो है, उसका नाम है मॉडर्न ऑप्टिक्स। अगर मॉडर्न ऑप्टिक्स की बात करें तो इसे रखा गया पार्ट बी में, पार्ट बी मॉडर्न ऑप्टिक्स, पार्ट बी का नाम हो गया मॉडर्न ऑप्टिक्स, जिससे दूसरे नाम से भी जाना जाता है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। इसकी बात करें तो इसे आपको एक नए प्लेलिस्ट में फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर और फिर उसके बाद रहेगा इसका नाम मॉडर्न ऑप्टिक्स या फिर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। इससे पहले भी दूसरे तरीके से करा दिया गया। अब आपको एक फ्रेश और नई प्लेलिस्ट मिलेगी। इसीलिए किसी एक शायर ने कहा भी है, हाँ वो बात याद आ गई कि किसी शायर ने कहा है कि तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है हर बार जताना पड़ता है। तो 2 लाइन उनकी हो गई और 2 लाइन उसमें हम ऐड कर दिए कि तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है हर बार जताना पड़ता है। और यही सोच के वीडियो बना के डाल दिए यूट्यूब पे कि ये कई सिलेबस हर बार पढ़ाना पड़ता है।
तो फिर से इस पूरे लाइन को जोड़ दें कि 2 लाइन उनकी और 2 लाइन हमारी बनाई हुई, कुल मिला के 4 लाइन की ये कविता हो गई, शायरी हो गई। तो क्या था कि तेरे बगैर ये अच्छे थे, क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है, हर बार जताना पड़ता है। और यही सोच के वीडियो बना के डाल दिए यूट्यूब पे कि एक ही सिलेबस हर साल पढ़ाना पड़ता है। तो अब एक बार वीडियो बन के यूट्यूब पे पड़ जाएगा, उसके बाद आप हर साल उसे पढ़ते रहेंगे जब तक कि अब इसके बाद वाली कोई नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आ जाती है, तब तक तो ये सिलेबस आपके लिए काम का रहेगा ही। तो हम लोग आज जानेंगे मॉडर्न ऑप्टिक्स का शुरुआत और इसके लिए क्या क्या यूनिट्स में इसे डिवाइड किया गया है। जिस प्रकार पार्ट ए को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन चारों यूनिट के बाद मॉडर्न ऑप्टिक्स, जिसका दूसरा नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, इसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट का नाम है, फर्स्ट पार्ट को कहेंगे, फर्स्ट यूनिट को कहेंगे इंटरफेरेंस, फर्स्ट यूनिट इंटरफेरेंस। सेकेंड यूनिट डिफ्रैक्शन, सेकेंड यूनिट हो गया डिफ्रैक्शन। थर्ड यूनिट का नाम हो गया पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। और फोर्थ यूनिट का नाम हो गया लेजर। तो जिस प्रकार पार्ट ए यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया था, उसी प्रकार मॉडर्न ऑप्टिक्स को भी, या फिर जिसे कहें फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, इसे भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया। अगर इसे 1 2 3 4 कहते हैं तो इसे कह सकते हैं 5 6 7 8, यूनिट 5 6 7 8, या फिर इसे भी 1 2 3 4 ही कह लें तो ये हो गया इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसे आप इंटरमीडिएट में पढ़ें। इंटरफेरेंस की हिंदी होती है व्यतिकरण, व्यतिकरण, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में क्या होगा कि जब किसी एक सोर्स से, किसी एक माध्यम से प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी तो दोनों एक दूसरे से जब अध्यारोपित होती हैं, दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोज करती हैं, तो कुछ स्थानों पे लाइट की इंटेंसिटी, प्रकाश की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है, और कुछ स्थानों पे जो प्रकाश की तीव्रता है वो घट जाती है, यहाँ तक कि शून्य भी हो जाती है। तो प्रकाश का ये अनियमित वितरण, इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ना है कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या है, फिर उसके बाद पढ़ना है इसमें न्यूटन्स रिंग क्या है, इंटरफेरोमीटर क्या होता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है, और फैबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर क्या होता है। तो ये सब पढ़ने के बाद अब इसमें यह भी है कि अगर 2 लाइट्स वेव ट्रेवल कर रही हैं, उसके बीच में एक प्लेट रख दिया जाए, तब इस पर क्या इफेक्ट होगा, लेटरल शिफ्टिंग। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस फर्स्ट यूनिट में। फिर उसके बाद है सेकेंड यूनिट जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन मतलब होता है, डिफ्रैक्शन को कहा जाता है हिंदी में विवर्तन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या कहें यूनिट का नाम है डिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहेंगे विवर्तन। तो प्रकाश अगर किसी भी कण से, किसी भी पार्टिकल से, किसी भी ऑब्स्टेकल से, किसी भी वस्तु से टकराता है तो टकराने के साथ ही वो मुड़ जाता है। जैसे अगर ये कोई कण रखा हुआ है, लाइट यहाँ से पास हो रही है, तो इस ऑब्स्टेकल से टकराते ही प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में जाने के साथ साथ मुड़ भी जाता है। तो प्रकाश का किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराकर बेंड होने की, मुड़ने की घटना को ही कहा जाता है विवर्तन। इसे कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। तो यूनिट का नाम है डिफ्रैक्शन। इसमें हमें पढ़ना है फिर उसके बाद डिफरेंस क्या है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। फिर पढ़ना है फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन, हाफ पीरियड जोन पढ़ना है, जोन प्लेट्स पढ़ना है। फिर पढ़ना है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। फिर पढ़ना है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एन नंबर ऑफ प्लेट्स है उसके वजह से डिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा। फिर पढ़ना है रिजॉल्विंग पावर, इसमें पढ़ा है रेडले क्राइटेरियन। तो ये सब बातें पढ़ते हुए सेकेंड यूनिट समाप्त हो जाएगी जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। फिर आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की हिंदी होती है, इसे भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण या फिर क्या है ध्रुवण। क्योंकि जो सामान्य प्रकाश हम लोग देखते हैं, जो डेली लाइफ में लाइट हम लोग देखते हैं, वो लाइट होती है ऑर्डिनरी लाइट, सामान्य प्रकाश। इसमें जो माध्यम के कण है, माध्यम के कण अगर
माध्यम के प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन करते हैं। जो कण है वो सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, इसे कहा जाता है सामान्य प्रकाश। अब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो कंपन करेंगे तो उसे कहा जाएगा पोलराइज्ड लाइट। तो सामान्य प्रकाश को पोलराइज्ड लाइट में बदलने के लिए कुछ डिवाइसेस आएंगी, उन्हें हम लोग पढ़ेंगे। बाय रेफ्रिजरेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे, डुअल रिफ्रैक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे, निकोल प्रिज्म पढ़ेंगे, बेबी नेट कंपनसेटर पढ़ेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ेंगे, हाफ शेड एंड बाई क्वार्ट्ज पोलैरीमीटर पढ़ेंगे। इतने के साथ ये थर्ड यूनिट समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है लेज़र। तो लेज़र अर्थात लाइट या फिर लेज़र के लिए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। लेज़र में भी हमें पढ़ना है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। मोनोक्रोमैटिक लाइट होता है, कोहेरेंट होता है, एक ही यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इसमें और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो हटा लिए जाते हैं, तो यूनिडायरेक्शनल है, हाईली कोहेरेंट है। तो ये सब बातें और ये इनका मीनिंग क्या है, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, सब समझते और लिखते हुए हम लोग फोर्थ यूनिट तक पहुंचेंगे। इसके अंदर हमें पढ़ना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज लेज़र का क्या है, फिर पढ़ना है स्पैटियल एंड टेम्परल कोहेरेंस, फिर पढ़ना है आइंस्टीन्स कोफिशिएंट, जिसे आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसमें पढ़ना है 3 और 4 लेवल लेज़र, रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, ये सब पढ़ना है। इसमें और भी पढ़ना है कि पंपिंग क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। तो इसके कुछ वीडियोस पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हैं। अब बाकी आपको एक मॉडर्न ऑप्टिक्स के नाम से पूरी एक फ्रेश प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाके इसे आप सर्च कर लेंगे, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मॉडर्न ऑप्टिक्स, उसमें सब आपको मिल जाएगा, इंटरफेरेंस से लेके पूरा लेज़र नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता क्या है? इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए, हमें एक सोर्स चाहिए, एक ही सोर्स चाहिए जिसमें से लाइट अगर एमिट हो रही हो, तो लाइट एमिट हो रही हो तो एक ही सोर्स अगर रहेगा तो उसे 2 स्लिट्स से पास कराया जाएगा। स्लिट क्या होता है? स्लिट जैसे इस प्रकार से 2 फाइन होल बना लिया जाए, फाइन होल को ही कहा जाएगा स्लिट, और यहाँ कोई एक सोर्स रख देंगे। सोर्स मोनोक्रोमैटिक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स रख दिया गया, यहाँ से प्रकाश जो है वो उत्पन्न होगा। एक ही सोर्स लिया जाएगा। अगर 2 सोर्स लेते हैं, मान लिया गया एक मोमबत्ती और दूसरा बल्ब है, अगर 2 सोर्स लेते हैं तो दोनों जो वेव्स आगे की ओर ट्रेवल करती हैं उसमें जो प्रत्येक कण होता है उसमें अनंत कण पाए जाएंगे, इनफाइनाइट एटम्स हैं जो लाइट सोर्स का काम करते हैं। तो कोई किसी टाइम पे लाइट सोर्स का काम करेगा, कोई दूसरे टाइम पे काम करेगा। तो जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी है या जहाँ पे अभी लाइट नहीं है वहाँ पे हो सकता है कुछ समय बाद लाइट आ जाए, क्योंकि 2 लाइट सोर्स हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो पर्दे पे प्रकाश मिलेगा हमें ये समझ में नहीं आएगा कि लाइट की इंटेंसिटी घट रही है कि बढ़ रही है, क्योंकि कुछ एटम्स कुछ समय पल्स्ड वेव में लाइट देते हैं, जो तो पल्स के फॉर्म में लाइट निकलती है, जो हम लोग लेज़र में पढ़ेंगे भी। तो इस वजह से अगर 2 लाइट सोर्स होते हैं तो 2 लाइट सोर्सेज की वजह से लाइट की इंटेंसिटी का जो अनियमित प्रसार है, अनियमित जो बंटवारा है वो समझ में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक ही लाइट सोर्स लिया जाएगा। तो जैसा हम लोग बात किए कि ये जो लाइट सोर्स है वो एक ही लाइट सोर्स होना चाहिए। अगर 2 लाइट सोर्स अलग अलग लेते हैं, या तो बल्ब ले लेते हैं या मोमबत्ती ले लेते हैं, या फिर 2 बल्ब ले लिए, 2 बल्ब लाइट सोर्स का काम कर रहे हैं, तो अगर 2 बल्ब ले लिए तो किसी भी जो लाइट सोर्स है, जो प्रकाश का स्रोत है, उसमें से असंख्य एटम्स जो हैं, इनफाइनाइट एटम्स जो हैं, वो लाइट एमिट करते हैं। असंख्य उसमें एटम्स हैं और सभी एटम जो है लाइट एमिट कर रहे हैं। तो अब एक लाइट सोर्स लाइट एमिट किया, फिर दूसरा लाइट सोर्स लाइट एमिट किया, तो जब ये पर्दे पे ये स्लिट बन गया, यहाँ पर्दा बन गया, पर्दा स्क्रीन, ये सोर्स हो गया। दोनों अलग अलग अगर सोर्स रखेंगे तो जो दोनों लाइट पहुंच रही है यहाँ अलग अलग कलाओं में पहुंचेंगी, अलग अलग उनका फेजेस जो है, फेज कला उनका अलग अलग होगा। तो फेज जो कला होगा वो अलग अलग होगा। तो किसी टाइम पे कोई पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो असंख्य कण है, असंख्य कण में से कुछ अगर अभी लाइट एमिट कर रहे हैं तो दूसरे एमिट नहीं कर रहे होंगे,
फिर उसके बाद जब ये लाइट एमिट नहीं करेंगे तो हो सकता है उसी समय दूसरे एमिट कर दें। मात्र एक ऐसा चांस बनेगा, एक संयोग बनेगा कि दोनों एक ही टाइम पे लाइट एमिट करें, तो हो सकता है वहाँ पे तीव्रता बढ़ भी जाए। बाकी ऐसा चांस होगा कि दोनों में फेज डिफरेंस लगातार बदलता रहता है, जो कलांतर है वो बार बार चेंज हो रहा है। कलाओं में अंतर होने की वजह से लाइट का जो इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में ही नहीं आएगा। लाइट की इंटेंसिटी कहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी, और कहीं लाइट की तीव्रता बढ़ेगी, घटेगी, और ये सब प्रोसेस इतना तेज होगा कि हम अपनी आँखों से ऐसे इसे सामान्यतया देख नहीं पाएंगे। तो दो लाइट सोर्स अगर लेंगे तो उनके कलाओं में जो है वो अंतर हो जाएगा, फेज डिफरेंस कलांतर जो है वो बदलता रहेगा। तो इस वजह से हमें समझ में नहीं आएगा इंटरफेरेंस, इसलिए एक ही सोर्स लिया जाएगा। एक सोर्स लिया जाएगा तो जब लाइट उसमें से एमिट, जब कण जो है आगे की ओर मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे, सेकेंडरी वेव जनरेट होंगी आगे से, तो अब उसके बाद वो क्या होगा, वो इंटरफेरेंस शो करेंगे। तो अब हमें पढ़ना है, सबसे पहले शुरुआत ही करना है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस सबसे पहले पढ़ें अगर कि इंटरफेरेंस है क्या। तो इंटरफेरेंस दो लाइट सोर्स हैं, दो लाइट सोर्स अगर बना लिए जाएं तो दो लाइट सोर्सेस की वजह से लाइट की इंटेंसिटी कहीं पे घटेगी और कहीं पे बढ़ेगी। इस घटना को ही कहा जाता है, लाइट का जो इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है इसे ही कहा जाता है इंटरफेरेंस। जैसे ये बना लिया गया कोई एक सोर्स, इसलिए एक ही सोर्स लिया जाएगा। अगर दो सोर्स लिए जाते हैं तो दोनों में फेज डिफरेंस होने की वजह से इंटरफेरेंस जो है डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो सोर्स है वो एक ही होना चाहिए। हाँ, इसके लिए इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या जरूरी बातें, सोर्स जो है वो एक ही होना चाहिए, उनका फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेव्स निकल रही हैं, जो लाइट सोर्स है वहाँ से जो वेव्स जनरेट हो रही हैं, जो लाइट सोर्स है उसके लिए फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ बराबर होना चाहिए। दोनों ये जो स्लिट्स हैं वो पास पास होनी चाहिए, और जो दोनों स्लिट्स हैं वो नैरो होनी चाहिए, संकीर्ण होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड दोनों का या तो लगभग लगभग बराबर हो, या तो बराबर हो या फिर लगभग लगभग बराबर हो। तो ये कोई सोर्स ले लिया गया, दो स्लिट्स बना ली गई। स्लिट्स बनाना आप जानते हैं कैसे बनाया जाता है। कोई भी अगर ऑब्स्टेकल है, कोई पदार्थ है, अगर इसके 1 सेंटीमीटर में ही कई हजारों स्लिट्स बनाई जा सकते हैं। स्मॉल फाइन होल को कहा जाता है स्लिट्स। तो अगर फाइन होल्स बना लिया गया, इसमें से स्लिट्स बना ली गई, तो अब दोनों में से लाइट सोर्स निकलेगा, निकल के डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए ये जो यहाँ पर्दा रखा हुआ है, स्क्रीन रखा हुआ, यहाँ पे दोनों आकर मिलेंगे, दोनों एक दूसरे से अध्यारोपित होंगे। अध्यारोपण की वजह से ये यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कुछ बिंदुओं पर घट जाएगी और लाइट की इंटेंसिटी कुछ बिंदुओं पे बढ़ जाएगी। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी कुछ जगहों पे और प्रकाश की तीव्रता कुछ जगहों पे घट जाएगी। तो जो घटना, फिर कुछ जगह पे बढ़ जाना, फिर लाइट की इंटेंसिटी घट जाना, फिर बढ़ जाना, घट जाना, बढ़ जाना, ये इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो गया। इसी को कहा जाएगा इंटरफेरेंस। तो जो हमें पढ़ना इंटरफेरेंस, अभी थोड़ा सा अगर पढ़ लें, अभी सब लोग पूरा जो भी नोट्स हमें चाहिए वो पूरा लिखते हुए चलेंगे कि आपको एग्जाम में लिख के क्या आना है। इसका पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। इसलिए सबसे पहले तो अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं, समझने के बाद आपको लिखेंगे कि एग्जाम में लिखना क्या है, और इसका पीडीएफ जरूर मिलेगा इस बार, क्योंकि पहले की वीडियोज में नहीं मिल पाया। तो हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस की अगर बात करें, एक ही लाइन में कहना हो कि इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, इसे ही कहा जाता है इंटरफेरेंस। तो इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट कहा जाता है इंटरफेरेंस। तो कहीं पे लाइट की तीव्रता बढ़ जाती है और कहीं पे लाइट की तीव्रता घट जाती है। इसे इंटरमीडिएट में आप पढ़े भी होंगे कि जहाँ पे लाइट की तीव्रता बढ़ जाती है उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पे लाइट की तीव्रता घट जाती है उसे कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये प्रोसेस होता कैसे? ये प्रोसेस होता है बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दोनों तरंगों के अध्यारोपण से, बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अध्यारोपण।
इसे भी इंटरमीडिएट में आप पढ़े होंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि अगर किसी भी माध्यम में दो वेव्स एक साथ ट्रेवल कर रही हो, किसी भी माध्यम में किसी भी मीडियम में अगर दो वेव्स एक साथ ट्रेवल कर रही हो, तो उन दोनों वेव्स की वजह से एक तीसरी वेव जनरेट होती है। क्या नियम है कि अगर किसी भी माध्यम में दो वेव्स ट्रेवल कर रही हो, एक साथ ट्रेवल कर रही हो, तो उन दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से एक तीसरी वेव जनरेट होती है, जिसका एम्पलीट्यूड, जिसका आयाम किसी भी समय दोनों वेव्स के, दोनों तरंगों के अलग अलग आयामों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो या सदिश योग के बराबर होता है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे क्या बात है कि ये किसी मीडियम में अगर दो वेव्स ट्रैवल कर रही हों, तो उन दोनों वेव्स की वजह से एक थर्ड वेव जनरेट होगी, जिसका एम्पलीट्यूड, अर्थात थर्ड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, वो दोनों वेव्स, जो पहले से दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, उन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के वेक्टर या फिर एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा किसी भी पॉइंट पे। तो इंटरफेरेंस समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि सुपरपोजिशन होता क्या है। तो इसे पढ़े भी हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम अभी बता दिए कि यदि किसी मीडियम में दो वेव्स ट्रेवल कर रही होंगी, तो दोनों वेव्स की वजह से एक थर्ड वेव जनरेट होगी, जिसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के एल्जेब्रिक या फिर जिसे कहें वेक्टर सम के बराबर होगा। इस बात को लिख भी रहे हैं और फिर उस डायग्राम बना के इस बात को समझा भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये हो गया आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें क्या है, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, दो या दो से अधिक वेव्स मीडियम में, किसी भी माध्यम में ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवलिंग थ्रू मीडियम, सुपर इम्पोज वन अनदर, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, तब क्या होगा, अ न्यू वेव इज फॉर्म्ड, एक नई वेव जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, विच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो तब उनका जो नई वेव जनरेट हुई है उसका जो परिणामी विस्थापन होगा वो क्या होगा, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पे क्या होगा, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक या फिर यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स y1 एंड y2 एट दैट इंस्टेंट। मतलब जितनी भी वेव्स हैं सबका जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड होगा या जो इंडिविजुअल रिजल्टेंट होगा या जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, उन सबको उस पर्टिकुलर टाइम पे जोड़ दिया जाए, उनको वेक्टर सम कर दिया जाए, तो जो तीसरी वेव मिली हमें उसका जो है वो मिल जाएगा हमें डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इसे अगर डायग्राम से समझें तो ये मान लिया गया, ये हो गया टाइम, और इधर बना लिया गया डिस्प्लेसमेंट किसी भी वेव का। अब इसमें एक वेव ट्रैवल कर रही है इस प्रकार से, एक वेव ट्रेवल कर रही है। अब इसका एम्पलीट्यूड या इसका यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, तो इसका एम्पलीट्यूड मान लिया यहाँ पे हो गया 2, मान लिया गया ये वोल्टेज है, तो ये हो गया 2 वोल्ट। तो ये नेगेटिव भी उतना ही होगा, तो नेगेटिव में भी हो जाएगा -2, ये फिर +2, फिर ये -2, ऐसे ये वेव ट्रैवल कर रही है। तो ये तो हो गई फर्स्ट वेव जिसे नाम दे दिया गया y1। अब दूसरी वेव, एक और वेव जनरेट हो रही है इसमें, इस वेव का नाम रख दिया गया y2। जो दूसरी वेव ये जनरेट हुई है, इस वेव का जो नाम हो गया ये हो गया y2। पहली वाली जो वेव थी y1, ये दूसरी वाली जो वेव है ये हो गई y2। तो दो वेव्स किसी भी मीडियम में, दो या दो से अधिक भी वेव ट्रैवल कर सकती हैं। तो यहाँ दो वेव हम लोग दिखा दी, दो वेव्स आप एक किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में ट्रैवल कर रही हैं,
अब दो वेव जब ट्रेवल करी हैं तो इन दोनों की वजह से एक तीसरी वेव जनरेट होगी। तीसरी वेव जो जनरेट होगी वो होगी कैसी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा कितना, वो इन दोनों वेव्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। जैसे अगर ये फर्स्ट वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो है 2 वोल्ट, तो एम्पलीट्यूड इसका हो गया 2 वोल्ट। तो ये इससे ज़्यादा ही है तो इसे कह ले 4 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट। तो अब इन दोनों का अगर यहाँ पे देखें तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे देखें तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे जीरो होगा, दोनों का सम जीरो है तो जीरो का सम जीरो होगा। फिर ऐसे ही बढ़ते 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 अब इसका एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो देखें तो पहले वाले वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 2 वोल्ट, दूसरे वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 4 वोल्ट। तो दोनों मिला के अब इसका जो नई वेव बनी है इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 वोल्ट और इसे कहेंगे y। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू हो गया y1 प्लस y2। अब इससे पहले ये तो हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन को ही कहा जाता है आयाम, एम्पलीट्यूड, पढ़े भी होंगे इंटरमीडिएट में। तो ये तो मैक्सिमम की बात हो गई। इससे पहले अगर यहाँ पे ये 1 वोल्ट है, यहाँ पे ये 2 वोल्ट है, तो इन दोनों को जोड़ के 1 वोल्ट धन 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये थर्ड वेव जो जनरेट हुई है, जो न्यू वेव जनरेट हुई, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3.5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4.5 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर ऐसे ही घटेगा। जैसे जैसे ये दोनों वेव्स घटेंगी वैसे वैसे ये भी घटेगा। फेज दोनों का सेम ही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो ये जो फर्स्ट वेव है इसका एम्पलीट्यूड हो गया -2 वोल्ट, इसका एम्पलीट्यूड देखें तो ये हो गया -4 वोल्ट। अब इन दोनों की वजह से फिर एक नई वेव इधर की ओर जो जनरेट हो रही है न्यू वेव, उसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा। तो -2 धन -4 मतलब दोनों मिला के ये हो गया -6 वोल्ट। तो -6 वोल्ट मतलब फिर अलजेब्रिक सम के बराबर ही है, यहाँ पे माइनस माइनस वालों को जोड़ रहे हैं। तो अब जो नई वेव जनरेट हुई उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, दोनों के सम के बराबर ही आ रहा है। जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ +6 आ रहा है, यहाँ पे -6 आ रहा है। इसी प्रकार नई वेव ये पूरे सिस्टम में, पूरे मीडियम में जनरेट हो गई जहाँ तक ये दोनों वेव्स ट्रैवल कर रही थी। अब ये तो सेम डायरेक्शन में तब की बात हो गई। उभरे हुए भाग को, इससे पहले भी हम लोग एक और बात पढ़ें कि कोई एक शांत तालाब है, इस तालाब में क्या किया गया कि एक पत्थर फेंका गया, शांत तालाब है, पत्थर गिरा, टुभुक, पत्थर अंदर चला गया। अब इसके जो ऊपरी सतह है उस पर हुई हलचल, डिस्टरबेंस, तो डिस्टरबेंस को ही कहा जाता है वेव्स। अब इस प्रकार से हलचल उत्पन्न हुई जो धीरे धीरे इसका आयाम, अब ये डिस्प्लेसमेंट है, पानी के कणों का डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो ये डिस्प्लेसमेंट शुरू में ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते उसका एम्पलीट्यूड कम होते तालाब के अंतिम छोर पर आते आते ये फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका एम्पलीट्यूड घटता रहेगा। तो उठे हुए भाग को कहा जाता है क्रस्ट और जो दबा हुआ भाग है उसे कहा जाता है ट्रफ। तो दो चीज आप पढ़ें कि जो वेव्स ट्रैवल करती है वो श्रृंग और गर्त के रूप में ट्रैवल करती है। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं श्रृंग, अभी हम लोग इंटरफेरेंस में ये भी बात पढ़ेंगे। और ये जो दबा हुआ भाग है उसे कहा जाता है गर्त। तो यहाँ पर भी जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, यहाँ पे ये श्रृंग हो गया और ये भी श्रृंग हो गया, तो दो श्रृंगों को मिलाकर इसका एक नया श्रृंग बन गया। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जहाँ ये बात हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जहाँ दो सेम चीज़ें हैं, जहाँ दो क्रस्ट मिलेंगे या जहाँ दो ट्रफ मिलेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। कैसे, इसी डायग्राम की सहायता से हम लोग समझ लेंगे कि जहाँ सेम चीज़ें मिल रही हैं, ये भी क्रस्ट है ये भी क्रस्ट है, तो दोनों की वजह से ये इंटेंसिटी बढ़ गई। यहाँ भी ट्रफ है यहाँ भी ट्रफ है, तो दोनों की वजह से ये भी इंटेंसिटी बढ़ गई। ये +6 था ये -6 हो गया। ये वहाँ पे याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ दोनों सेम चीज़ें आ रही हैं वहाँ डिस्प्लेसमेंट बढ़ जा रहा है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, अगर क्रस्ट दूसरे साइड है और ट्रफ दूसरे साइड है, मान लिया गया एक वेव जो शुरू करिए ये यहाँ से ट्रेवल करिए ऐसे,
और इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की बात करें यह है 3 वोल्ट। अब एक दूसरी वेव ट्रेवल कर रही है, जिसका एम्पलीट्यूड कम है, जिसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड मान लिया गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ये एम्पलीट्यूड कहेंगे, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मान लिया गया 1 वोल्ट ही है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 1 वोल्ट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 वोल्ट अर्थात इसका एम्पलीट्यूड हो गया 1 वोल्ट। तो इधर की ओर है तो ये हो गया -1। अब फर्स्ट वेव जो है उसे कहेंगे y1 और सेकेंड वेव जो है ये हो गया y2। दोनों सुपर इम्पोज होंगी तो यही बात कही गई, जब दोनों किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं एक दूसरे से सुपर इम्पोज करती हैं तो इन दोनों वेव्स की वजह से या जितनी भी वेव्स हैं सबकी वजह से एक तीसरी वेव जनरेट होगी। और तीसरी वेव जो जनरेट होगी वो होगी कैसी, जो तीसरी वेव जनरेट होगी उसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के अलग अलग इंडिविजुअल जो तीसरी वेव जनरेट होगी उसका डिस्प्लेसमेंट जो दोनों वेव्स हैं किसी भी पॉइंट पे उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पीक पे मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई एम्पलीट्यूड कहेंगे, तो जो एम्पलीट्यूड की बात करें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वेव के लिए 3 वोल्ट प्लस, यहाँ पे सेकेंड वेव के लिए -1 वोल्ट। तो दोनों की वजह से जो वेव जनरेट हुई क्या हुआ +3 वोल्ट, इसी में जोड़ना है -1 वोल्ट, मिला के कितना हुआ +3 -1 अर्थात +2 वोल्ट। तो जो नई वेव जनरेट हुई, न्यू वेव जनरेट हुई उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ +2 वोल्ट। तो +2 वोल्ट के लिए एक नई वेव यहाँ बना लेंगे, ये बन गया। तो अब दोनों को घटाने पे ये मिल रहा है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं y = y1 - y2। एल्जेब्रिक सम ही है क्योंकि दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में पड़ रहा है। अब इधर की ओर बात करते हैं, y1 देखते हैं कितना हुआ, y1 हो गया -3 क्योंकि यहाँ +3 था तो यहाँ पे -3 हो गया। तो y1 की वैल्यू हो गई फिर -3, इसी में फिर जोड़ना है, एल्जेब्रिक सम करना है। अब ये जो y2 वेव थी यहाँ -1 था तो इधर इस साइकिल में आ गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू है +1 तो इसे रख दिए +1। अब -3 में अगर +1 जोड़ें तो ये फिर वैल्यू आ गई -2 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ही 2 वोल्ट, तो -2 इधर बना ली। तो ये थर्ड वेव जनरेट हो गई, ये है y, ये भी y, ऐसे ही यहाँ पे फिर वही घटना। तो इन दोनों की वजह से जो नई वेव जनरेट हुई उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम करने पे उनसे कम आ रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अर्थात इसे अगर उभरे हुए भाग को देखें तो ये कहलाएगा श्रिंग क्रस्ट, और इसे अगर देखें तो ये कहलाएगा गर्त। मतलब जब श्रिंग और गर्त मिल रहे हैं तब जो इंटेंसिटी है, तब जो डिस्प्लेसमेंट है वो घट जा रहा है। इस बात को आगे हम लोग यूज करेंगे कि जब क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहे हैं तब डिस्प्लेसमेंट बढ़ जा रहा है, जब ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हैं तब भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जा रहा है। लेकिन जब एक क्रस्ट है और दूसरा ट्रफ है तब जो डिस्प्लेसमेंट है थर्ड वेव का वो घट जा रहा है। और इस पूरे घटना को ही कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अर्थात जब किसी मीडियम में 2 या 2 से अधिक वेव्स ट्रैवल कर रही हो तो उनकी वजह से एक तीसरी वेव जनरेट होती है जिसका डिस्प्लेसमेंट अर्थात जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव्स के, उन दोनों तरंगों के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। बस यही कहा गया है y = y1 + y2। तो ये भी जोड़ना ही है, y = y1 प्लस अब y2 की वैल्यू नेगेटिव है तो ये हो गया y1 + -y2। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज हमें करना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। अब देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होगा। अब इंटरफेरेंस के लिए एक और चीज़ चाहिए, हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए, क्योंकि अगर 2 अलग अलग सोर्सेज रहेंगे तो देखेंगे कि लाइट सोर्स में बहुत इनफाइनाइट एटम्स हैं। अब उनकी वजह से अब कोई एटम की अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर वो प्रकाश लाइट एमिट कर रहा है तो हो सकता है उस समय दूसरा वाला नहीं कर रहा हो, तो जब वो एमिट कर रहा हो दूसरा नहीं कर रहा हो, जब वो नहीं करेगा तो दूसरा वाला लाइट एमिट कर देगा। इस प्रकार से पर्दे पे हमेशा लाइट मिलती रहेगी जिसे सामान्य आँखों से इस प्रकार सामान्यतया नहीं देखा जा सकता।
तो इंटरफेरेंस वो हमें समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए एक कोहेरेंट सोर्स लिया जाएगा जिसका वेवलेंथ सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, और या तो सेम फेज डिफरेंस हो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। इतनी बातों के साथ हम लोग एक कोहेरेंट सोर्स लेंगे, उसे रखेंगे, अब फिर स्लिट्स बनाएंगे, 2 स्लिट्स S1 और S2, दोनों से लाइट पर्दे पे पहुंचेगा और फिर होगा इंटरफेरेंस। देखते हैं कैसे। सुपरपोजिशन के बाद हम लोग जान लें कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होंगे? जो लाइट एमिट करें सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम वेवलेंथ का, और इसमें जो लाइट एमिट होगी उसमें रहेगा कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सेम फेज डिफरेंस या तो सेम हो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसा लाइट सोर्स जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस में वेव जनरेट करे उसे ही कहा जाएगा कोहेरेंट सोर्स, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ होना चाहिए सेम। तो लिख लें इसे, तो इसे लिखा गया द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट्स माने उत्सर्जित करता है, निकालता है, अ लाइट वेव विद सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फेज। तो सेम क्या रहे? सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फेज। तो ये चीज़ सेम हो या फिर हैविंग अ कांस्टेंट फेज, अगर फेज अलग भी हो तो वो क्या हो? फेज कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस टाइप के सोर्स को कहा जाएगा कोहेरेंट सोर्स। अब हमें पहुंचना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तक और जानना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। तो इंटरफेरेंस अर्थात व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, या उसे कह सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो हेडिंग कह लें, हेडिंग हो गया यहाँ से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ से एक सोर्स ले लिया गया, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। यहाँ से सबसे पहले कहे ही थे कि एक सोर्स रख लिया जाएगा। सोर्स कैसा रहेगा? सोर्स जो है वो कोहेरेंट लाइट सोर्स प्रोड्यूस करेगा। इसके सामने स्लिट्स बना दी गई, इसके सामने बना दी गई स्लिट्स। ये हो गया S1 स्लिट और ये हो गया S2 स्लिट। अब यहाँ से लाइट्स जो है वो आगे की ओर ट्रैवल करेंगी। इसके आगे रखा गया है पर्दा, स्क्रीन। इसके आगे रख दिया गया पर्दा, स्क्रीन, जहाँ पे होगा इंटरफेरेंस। अब क्या कहा गया कि जब इस सोर्स से लाइट जो है वो कोई भी वेव, कोई भी तरंग, लाइट जो है तरंग के रूप में चलेगी तो किसके फॉर्म में चलेगी? क्रस्ट के फॉर्म में चलेगी। फिर बनेगा ट्रफ, फिर बनेगा क्रस्ट, उभरा हुआ भाग, फिर बनेगा दबा हुआ भाग, ट्रफ, फिर बनेगा क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर ये लाइट यहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ से ये चीज़ें फिर प्रोड्यूस होंगी। पहले बनेगा क्रस्ट, फिर बनेगा ट्रफ, फिर बनेगा क्रस्ट, फिर बनेगा ट्रफ। अगर इसे बनाए तो अब क्या होगा? लाइट S1 से किसी पॉइंट P तक पहुंची, किसी पॉइंट P तक लाइट इस रास्ते S1 P के रास्ते पहुंची, और दूसरे स्लिट S2 से जो लाइट है वो भी P तक पहुंची, S1 P के रास्ते, और दूसरी लाइट पहुंची S2 P के रास्ते। अब दोनों की वजह से क्या हो रहा है कि इस पर्दे पर कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है और कुछ पॉइंट्स पे लाइट की इंटेंसिटी घट जा रही है। तो लाइट का जो ये इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, इर्रेगुलर माने क्या कि कहीं पे लाइट का बढ़ जाना और कहीं पे लाइट का घट जाना, तो इसे कहेंगे इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, और इसी को ही कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। तो कुछ स्थानों पर जहां लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसे कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी विनाशी व्यतिकरण। अब ये हो कैसे रहा है? जैसे कोई भी वेव ट्रैवल कर रही है इस प्रकार से, तो वेव ट्रैवल जब कर रही है तो वो इस प्रकार से ट्रैवल कर रही है। उभरे हुए भाग को कहा जा रहा है क्रस्ट, जिसे कहा जाता है श्रिंग, और दबे हुए भाग को कहा जा रहा है ट्रफ, जिसे कहा जाता है हिंदी में गर्त। तो ये दबा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग है। जैसे पानी पर ही इस प्रकार से हलचल हो रहा, तो ये उभरा हुआ भाग इसे कहा जाएगा श्रिंग, और ये दबा हुआ भाग है इसे कहा जाएगा गर्त। तो जो वेव है वो श्रिंग और गर्त के रूप में ही आगे चल रही है। तो यहाँ पे भी जो वेव है वो श्रिंग और गर्त के ही रूप में आगे चल रही है। तो ये हो गया श्रिंग, तो ये बन गया इसके आगे गर्त। यहाँ पे फिर बना है तो ये बन गया श्रिंग, और फिर इसके आगे बन जाएगा गर्त।
ये बन गया गर्थ। फिर उसके आगे बना है श्रिंग, फिर इसके आगे बना है गर्थ, फिर इसके आगे बना है श्रिंग, और फिर इसके आगे बनेगा गर्थ। फिर इसके आगे बना है श्रिंग, फिर इसके आगे बनेगा गर्थ। फिर इसके आगे बनाए श्रिंग, पर्दे के उधर तो बनेगा नहीं कुछ, या इसे नहीं भी बनाना चाहिए था। खैर, ये तो यहां से हो गया, फर्स्ट सोर्स से हो गया, S1 से, फर्स्ट स्लिट से बन गया ये। अब इसके आगे, अब सेकेंड स्लिट से देखते हैं। सेकेंड स्लिट जो है वो है यहां से अगर बना है तो सबसे पहले बनेगा श्रिंग, और फिर इसके आगे बनेगा गर्थ, फिर इसके आगे श्रिंग, फिर इसके आगे बनेगा गर्थ, फिर इसके आगे बनाए श्रिंग, फिर इसके आगे बनेगा गर्थ, फिर इसके आगे बनाए श्रिंग, फिर इसके आगे बनेगा गर्थ। जो डॉटेड लाइन्स है वो गर्थ है, समझ रहे हैं आप, और क्रस्ट को बना रहे हैं डार्क लाइन से। फिर इसके बाद बनेगा क्रस्ट। इस प्रकार से। अब अगर देखा जाए तो इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि जब दो श्रिंग मिलते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड में ही पड़ रहे हैं, तो दोनों की वजह से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। अर्थात जहां जहां श्रिंग श्रिंग मिल जाएंगे, अर्थात क्रस्ट क्रस्ट मिल जाएंगे, क्रस्ट प्लस क्रस्ट, वहां पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड लाइट का बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाएगी। उसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां जहां पे ट्रफ मिलेगा और दूसरा भी ट्रफ मिलेगा, वहां पे भी दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे और वहां पर भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ ही जाएगी। इसे भी कहा जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो हम लोग देख चुके हैं कहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कि जहां पे इस प्रकार से अगर दोनों वेव्स ट्रैवल कर रही थी तो ये तो क्रस्ट की कंडीशन में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही थी, फिर ट्रफ में भी लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ जा रही थी। तो जब दोनों क्रस्ट क्रस्ट हो या ट्रफ ट्रफ हो तब तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, उसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन जब एक क्रस्ट मिल रहा है और दूसरा ट्रफ मिल रहा है, जैसे ये वेव हो गई, एक दूसरी वेव इस प्रकार से हो गई, तो ये एक क्रस्ट हो गया, मतलब ये श्रिंग हो गया और ये गर्थ हो गया। तो दोनों जब मिलेंगे तो इस पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे इतना सा ही बचेगा, क्योंकि इसमें से इसे घटाना होगा, तो इसकी इंटेंसिटी जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी, और लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी तो उसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अर्थात कोई क्रस्ट या ट्रफ मिले या फिर ट्रफ या क्रस्ट मिले, लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी और इसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जब जिन पॉइंट्स पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है उसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखते हैं इसमें
ये फालतू बात यहाँ से हटा दें, ये लाइट यहाँ पहुँच गई स्ट्रिंग और गर्त की सहायता से, क्रस्ट और ट्रफ की सहायता से ये यहाँ तक पहुँच गई। पहुँचने के बाद अब यहाँ से फिर क्रस्ट और ट्रफ्स के रूप में ये आगे की ओर बढ़ रही है। अब जहाँ पे क्रस्ट और क्रस्ट मिला है वहाँ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्रस्ट और क्रस्ट कहाँ मिला है देखें अगर, तो ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी, तो इस प्रकार से एक लाइट बन जाएगी। यहाँ पे फिर आगे भी, अगर एक आध और बनता तो आगे की ओर मिलता, तो इस प्रकार से इधर पे। फिर देखें जहाँ ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हैं तो यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, तो ये पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद और अगर इधर की ओर देखें तो यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, अगर इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इस पर्दे पे दिखा हुआ मिलेगा हमें। फिर उसके बाद जहाँ ट्रफ, यहाँ ट्रफ है, यहाँ भी ट्रफ है, यहाँ भी ट्रफ है, यहाँ पे भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ क्रस्ट है, यहाँ भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब जहाँ एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ मिलता है, जैसे ये पॉइंट, ये ट्रफ है और ये डार्क लाइन क्रस्ट है, फिर ये पॉइंट, ये ट्रफ है और ये डार्क लाइन क्रस्ट है, यहाँ पे ये ट्रफ है और डार्क लाइन क्रस्ट है, मतलब स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी। तो जहाँ पे डार्क लाइन और जहाँ पे डॉटेड लाइन दोनों मिल रहे हैं वहाँ लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी। जैसे अब दूसरा पॉइंट यहीं देख लें, तो एक डॉटेड लाइन है ये, और फिर उसके बाद ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायग्राम सेम सर्कल सेम रेडियस के लिए अगर बनाएंगे कॉपी पे सबके लिए तो वो वही बनेगा, सबके लिए सेम टू सेम एक लाइन मिलेगा, और एक फिक्स दूरी, फिक्स डिस्टेंस पे सबके लिए बराबर दूरी पे क्रस्ट और ट्रफ मिलते जाएंगे। मतलब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें दिखता जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहे हैं वहाँ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, और जहाँ ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हैं वहाँ लाइट की इंटेंसिटी घट रही है। जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है उसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी घट रही है उसे कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे एग्जाम में आपको लिख के क्या आना है वो देखते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आपको क्या लिखना है कि व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल इन अप्रॉक्सीमेटली सेम डायरेक्शन, लगभग सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, एंड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। विद टाइम के साथ इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ये पहले बात भी कहे थे, मतलब कोहेरेंट सोर्स हो गई है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एक समान इनका लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कैसा है ये? इरेगुलर है, या कहें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, यानी दो वेव्स की वजह, अध्यारोपण की वजह से जो अनियमित बंटवारा है लाइट की इंटेंसिटी का, प्रकाश की तीव्रता का, उसे ही कहा गया है व्यतिकरण। एट द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, जहाँ लाइट की तीव्रता अधिकतम है उसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पर लाइट की तीव्रता मिनिमम है, कम से कम है या जीरो रहेगी, उसे कहा जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इतनी बात एग्जाम में लिख के आनी है आपको। अब इसके लिए करना है मैथमेटिकल एनालिसिस, या फिर कहें रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन, तो इन सब को हटा के हेडिंग लिख दें रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन, इसे भी हटा दें। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ, दो वेव्स ही रहेंगी इसमें भी, तो दो वेव्स के लिख दें टू वेव्स। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, बस ये हेडिंग हो गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स।
अब इंटरफेरेंस हम लोग समझ चुके हैं। अब बनाते हैं सबसे पहले एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। अब मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स बनाने के बाद बनाते हैं 2 स्लिट्स। जैसे यहाँ पे बना लिया गया मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स S। अब उसके आगे बना लिया गया 2 स्लिट्स पास पास ही रहेंगी और बहुत नैरो स्लिट्स रहेंगी। ये बात हम लोग शुरू में कर लिए थे। इसके आगे रखेंगे एक पर्दा स्क्रीन, D डिस्टेंस पे कोई स्क्रीन पर्दा रख दिया गया। अब यहाँ से लाइट, ये 2 स्लिट्स हो गए S1 और S2। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स से लाइट पहुँचेगी S1 तक और S1 से ट्रैवल करेगी किसी भी पॉइंट P तक, फिर S2 से भी पहुँचेगी किसी भी पॉइंट P तक। इन दोनों की वजह से होगा P पॉइंट पे इंटरफेरेंस। अब इस बात को लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि लेट 2 slits are S1 and S2 and illuminated by monochromatic light source S। बात को लिखें, let S1 and S2, let S1 and S2 are 2 slits हो गए। इल्यूमिनेटेड बाई, इन्हें प्रकाशित किया जा रहा है, इल्यूमिनेटेड बाई मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स ये हो गया। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स ये हो गया। 2 स्लिट्स हो गई S1 और S2। इससे D डिस्टेंस की दूरी पर एक पर्दा रख दिया गया, स्क्रीन रख दिया गया। इसी पे हो रहा है इंटरफेरेंस। अब 2 वेव्स यहाँ से जा रही हैं। फर्स्ट वेव ये हो गया, इसे कह लें Y1, फर्स्ट वेव हो गया Y1 और सेकेंड वेव हो गया Y2। Y1 के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखा जाए तो Y1 को लिखा जा सकता है देयर रिजल्टेंट Y1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, एम्पलीट्यूड इसका मान लिया गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 और दूसरी वेव Y2 इज इक्वल टू लिख लिया गया A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। अब A1 और A2 अगर इसका एम्पलीट्यूड लिखें तो इस बात को भी लिखना होगा, तो लिखें लेट देयर आर 2 प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, लेट देयर आर 2 प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स of amplitude A1 and A2, तो A1 and A2 इन वेव्स का एम्पलीट्यूड हो गया और जो फेज डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। हैविंग A1 and A2 हैविंग फेज डिफरेंस कांस्टेंट, हैविंग फेज डिफरेंस कांस्टेंट, या फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट इसका फ्रीक्वेंसी मान लें, हैविंग फ्रीक्वेंसी f, फ्रीक्वेंसी इसका अगर f हो गया तो इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा, हैविंग फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर f है दोनों का तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा, इसका जो एंगुलर, या हैविंग इसमें भी लिख दें, हैविंग एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब उसके लिए अब 2 वेव्स बना ली गई, तो वेव्स दोनों बना ली गई तो इस बात को भी लिख दें, देन देयर डिस्प्लेसमेंट, वेव्स के जो डिस्प्लेसमेंट हैं, देन देयर डिस्प्लेसमेंट THEIR, देयर डिस्प्लेसमेंट, वेव्स के डिस्प्लेसमेंट Y1 इज इक्वल टू हो गया
A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, y2 इज इक्वल टू हो गया A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। इतनी कहानी हमें लिखनी पड़ेगी इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। अब हैविंग फ्रीक्वेंसी, या एक टर्म यहाँ छूट गया, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हार्मोनिक वेव्स है, हैविंग फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी हो गया f, एंगुलर वेलोसिटी तब रहेगा दोनों के लिए ओमेगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी। अब क्या होगा, जब दो वेव्स जनरेट हो गई तो दो वेव्स जनरेट होंगी तो मीडियम में जब ट्रैवल करेंगी सेम डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रही हैं, तो हम देख रहे हैं y1 और y2 जब जनरेट हो गया तो अब होगा इसका सुपरपोजिशन, क्योंकि जब दो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं तो उनके सुपरपोजिशन की वजह से एक तीसरी वेव जनरेट हो रही है। तो तीसरी वेव जो जनरेट हो रही है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखा जा सकता है। इस बात को लिखें तो लिख सकते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और जो फर्स्ट वेव का रिजल्टेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है वो है y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। तो y1 की वैल्यू अगर रखें तो ये है A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और दूसरी वेव के लिए y2 की वैल्यू रखें तो ये वैल्यू है A2 प्लस हो गया A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, ओमेगा टी प्लस यहाँ से आ जाएगा फाइव टू, इसे हटा दे रहे हैं, पर्दा वर्दा सब हटा दिए, क्योंकि हमें जब करना है केवल मैथमेटिकल एनालिसिस तो मैथमेटिकल टर्म को ही रहने दे रहे हैं, प्लस फाइव टू। अब उसके बाद अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखें तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एक हिसाब कर लें। अब अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। तो साइन A प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। साइन A प्लस बी का अगर फॉर्मूला लिखें साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी का अगर फॉर्मूला लिखें तो ये क्या होता है, ये होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। तो अगर ये होता है तो यही यहाँ भी अप्लाई करना है, यहाँ भी अप्लाई करें तो A1 को अभी नहीं लिख रहे हैं, साइन A मतलब साइन ओमेगा टी, साइन A कॉस बी मतलब ये हो गया कॉस फाइव वन प्लस, तो ये हो गया साइन A कॉस बी प्लस कॉस A मतलब कॉस ओमेगा टी, कॉस A साइन B मतलब ये हो जाएगा साइन फाइव वन। हो गया। अब ये ब्रैकेट अगर सॉल्व हो तो A1 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो यहाँ पर भी A1 और प्लस यहाँ पर भी A1, ये टर्म समाप्त हुआ। प्लस अब इस वाले के लिए सॉल्व करें, प्लस A2 इसमें छोड़ रहे हैं अभी, यहाँ पर भी साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन A मतलब साइन ओमेगा टी, साइन A कॉस बी मतलब कॉस फाइव टू, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A कॉस ओमेगा टी, कॉस A साइन B, तो साइन अब B की जगह ये हो गया फाइव टू। अब A2 का मल्टीप्लाई करना है, दोनों टर्म्स में करना है, यहाँ पर भी A2 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी A2 का मल्टीप्लाई होगा। इसे हटा दिए। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से मिल रहा है, इस वाले टर्म से हमें मिल रहा है साइन ओमेगा टी, और इस वाले टर्म से भी मिल रहा है हमें साइन ओमेगा टी। अगर साइन ओमेगा टी कॉमन ले लें तो ले लिया गया, ये हो गया साइन ओमेगा टी, कॉमन हो गया। तो साइन ओमेगा टी अगर कॉमन हो गया तो यहाँ से बचा A1 कॉस फाइव वन
प्लस इस टर्म से देखा जाए तो साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया, यहाँ से बचा A2 cos फाई 2, A2 cos फाई 2। ये तो फर्स्ट और थर्ड टर्म हो गया। अब ये सेकेंड और फोर्थ वाले को, सही के निशान वाले को देखें अगर, तो इसमें cos ओमेगा टी कॉमन मिल रहा है, प्लस यहाँ से ले लिया गया cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद बचा यहाँ से A1 साइन फाई 1, A1 साइन फाई 1 प्लस इस फोर्थ टर्म से cos ओमेगा टी कॉमन हो गया, बचा क्या A2 साइन फाई 2, साइन फाई 2। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मानना होगा। इस टर्म को मान लिया गया r cos थीटा, r जहाँ पे रिजल्टेंट है, और यहाँ पर भी इस टर्म को मान लिया गया r साइन थीटा। तो अगर लिखें तो इसे लिख लिया गया r cos थीटा, लेट r cos थीटा इज इक्वल टू, क्या हो गया r cos थीटा इज इक्वल टू A1 cos फाई 1, cos फाई 1 प्लस A2 cos फाई 2, और इस वाले टर्म को मान लिया गया r साइन थीटा, r साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2। इसे कह लिया गया इक्वेशन नंबर 1 और इसे कह लिया गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यूज इस अबव अपर इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये y तो चल ही रहा है, ये y इज इक्वल टू हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये A1 cos फाई 1 प्लस A2 cos फाई 2 यही वैल्यू है, इसकी वैल्यू है r cos थीटा रख दिया, ये हो गया r cos थीटा प्लस यहाँ से ये टर्म है cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी लिख लिया गया। उसके बाद टर्म है A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2, जो कि ये वैल्यू A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2, इसकी वैल्यू रखें r साइन थीटा, ये भी यहाँ रख दें r साइन थीटा। देखें दोनों टर्म्स में से r कॉमन मिल रहा है, r कॉमन लिख भी दिए। अब बचा क्या, बचा यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, r कॉमन हो गया कॉस थीटा, प्लस यहाँ से भी r कॉमन हो गया कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब अगर इस टर्म को ध्यान से देखें तो क्या ये साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, अर्थात साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी के टर्म में इसे लिखा जा सकता है। ये लिख लिया गया आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसे क्या लिया गया y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और इसे कहा गया इक्वेशन नंबर 3। अब इससे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला काम किया जाए कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ने पर बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इस बात को लिख भी रहे हैं और फिर वही काम कर भी रहे हैं, बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बाय squaring and adding equation number 1 and 2 by squaring and adding equation number 1 and 2। अगर 1 and 2 इक्वेशन को देखें तो यही है दोनों, r cos थीटा और इधर है A1 cos फाई 1 प्लस A2 cos फाई 2, यह है इक्वेशन नंबर 1। अगर इसका स्क्वायर करें तो इस टर्म का भी स्क्वायर होगा और इधर इस टर्म का भी स्क्वायर होगा। अगर करें तो ये लिख दें आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर रहे हैं, ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर की ओर क्या है, ये
इधर की ओर है a1 cos phi 1, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, दोनों का स्क्वायर कर दिए, दोनों टर्म्स का मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर कर दिए। ऐसे इसका भी स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करने के बाद जोड़ना भी है इसके साथ, इसी के साथ राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ देना है। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें ये जोड़ दें प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद इधर का टर्म्स तो जुड़ गया, अब इधर का इसे भी स्क्वायर करके इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर करके इसे में जोड़ दें, तो प्लस जोड़ दिए, इसका स्क्वायर कर दें, a1 साइन phi 1 प्लस a2 साइन phi 2, दोनों का स्क्वायर कर दिया गया। देखें अगर तो ये आर कॉस थीटा वाला टर्म और ये टर्म इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर है, ये साइन थीटा वाला टर्म इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर है, दोनों को प्लस लगा के जोड़ दिए। अब इसे फर्दर सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, और इधर की ओर अगर देखा जाए तो आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आर स्क्वायर कॉमन। अगर आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो इसे शॉर्ट टर्म में अगर लिखें तो कम से कम करके लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और यहाँ से देखें तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ से देखें तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करें तो ये हो गया a, अब प्लस ये हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या पढ़े होंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग वही लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर लिख रहे हैं, इसे लिखें तो a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi 1 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर अर्थात इसका स्क्वायर, ये हो गया a2 स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर phi 2 हो गया ये, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब लिखना है हमें 2ab, तो 2a की वैल्यू मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो a1 cos phi 1 a2 cos phi 2 का मल्टीप्लाई करें तो a1 a2 हो जाएगा, तो लिख दे रहे हैं तुरंत a1 a2 cos phi 1 cos phi 2। अब ऐसे इस वाले टर्म का भी स्क्वायर करके ऐड करना है, प्लस वहाँ तो आएगा ही नहीं, नेक्स्ट लाइन से ही लिख रहे हैं। फिर ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर करें, यहाँ से देखें तो ये हो गया a1 स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर phi 1 प्लस इस वाले टर्म का स्क्वायर करें a2 स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर phi 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर वही 2ab, तो 2a माने a1 साइन phi 1, b माने a2 साइन phi 2, सबका गुणा ही करना है, तो a1 a2 को साथ लिख ले, a1 a2 साइन phi 1 साइन phi 2 हो गया। ये स्क्वायर करके जोड़ देना था, जोड़ दिया गया। अब अगर यहाँ से देखें ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ बचा केवल आर स्क्वायर बराबर। अब अगर यहाँ से देखें a1 स्क्वायर इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, a1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो a1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर phi 1 प्लस साइन स्क्वायर phi 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू होती है 1, तो a1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर phi 1 प्लस साइन स्क्वायर phi 1, वैल्यू हो गई 1। तो इसे एक लाइन आप समझ जाइए कि इसे हल कर दिया गया, या फिर वही लिखना पड़ेगा एक लाइन और, तो ये हो गया a1 स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मिलाकर हो गई 1, प्लस जैसे यहाँ पे ये हुआ था वैसे यहाँ पे हो जाएगा, a1 स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर phi 1 प्लस साइन स्क्वायर phi 1 जिसकी वैल्यू हो गई 1। तो a2 स्क्वायर यहाँ से प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ पे भी अगर देखा जाए इस टर्म को, इसे सही का निशान लगा दे,
इन दोनों टर्म्स को अगर देखा जाए तो ए टू स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ से बच्चा कॉस स्क्वायर फाई टू, यहाँ से साइन स्क्वायर फाई टू, तो कॉस स्क्वायर फाई टू प्लस साइन स्क्वायर फाई टू, इसकी भी वैल्यू हो गई 1, तो ब्रैकेट में जो था 1 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया इसमें, ये भी काम खत्म, प्लस ये दोनों टर्म बच्चे 2a1 a2 वाले, तो 2a1 a2 कॉमन मिल रहा है दोनों में से, लिख दिए 2a1 a2, 2a1 a2, और यहाँ से ये हो गया cos फाई 1 cos फाई 2, cos फाई 1 cos फाई 2 प्लस साइन फाई 1, यहाँ से ये हो गया cos फाई 1 cos फाई 2, फिर ये टर्म 2a1 a2 कॉमन ही हो गया, बचा क्या साइन फाई 1 साइन फाई 2। अब उसके बाद आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब एक फॉर्मूला हमें मिल रहा है, एक टर्म मिल रहा है cos फाई 1 cos फाई 2 प्लस साइन फाई 1 साइन फाई 2, अर्थात cos ए cos b प्लस साइन ए साइन b, जिसकी वैल्यू होती है या जिसके लिए फॉर्मूला होता है cos, मतलब ये हो गया cos ए cos b प्लस साइन ए साइन बी, अर्थात होता है ये cos a माइनस बी, अर्थात cos हो गया फाई 1 माइनस फाई 2, cos फाई 1 माइनस फाई 2, इसे लिख सकते हैं cos ए cos b प्लस साइन ए साइन बी। तो cos प्लस होता है माइनस वाले में होता है माइनस वाले में वहाँ आएगा प्लस, अब प्लस वाले में वहाँ आएगा माइनस, तो ये हो गया cos फाई 1 माइनस फाई 2, अर्थात cos फाई 1 cos फाई 2 प्लस साइन फाई 1 साइन फाई 2, और इसे एक आ गया फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की अगर वैल्यू बात करें, फेज डिफरेंस तो फेज डिफरेंस अगर देखें तो पहले वाले में था ओमेगा टी प्लस फाई 1, डिफरेंस करें तो माइनस दूसरे वाले को घटाएं तो ये दूसरा वाला था ओमेगा टी प्लस फाई 2। अब अगर घटाने पे क्या होगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हुआ, फाई 1 माइनस फाई 2, ये हो गया फेज डिफरेंस। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, जहाँ पे फाई इसके लिए हो गया फेज डिफरेंस, फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू हो गया यहाँ से इसके लिए फेज डिफरेंस। तो ये एक्सप्रेशन 2a1 a2 cos फाई 1 माइनस फाई 2 को क्या लिया गया फेज डिफरेंस, ये हो गया cos फाई, ये हो गया इसके लिए एक एक्सप्रेशन। और अगर रिजल्टेंट की बात करें और लाइट के इंटेंसिटी की बात करें तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लाइट की इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। तो ये भी एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट ही है, तो ये भी इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू, यहाँ से अगर इसके लिए देखें तो ये हो जाएगा I1 प्लस इसके लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा I2 प्लस 2। A1 के वैल्यू की बात करें तो A1 की वैल्यू अंडर रूट I1 और A2 की वैल्यू अंडर रूट I2, तो अंडर रूट I1 I2, यहाँ से हो गया ये cos फाई। तो ये भी लिख सकते हैं इंटेंसिटी के लिए, बाकी ये लिख सकते हैं रिजल्टेंट के लिए। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी होगी क्या, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनेंगे, कहाँ तो हमें एक्सप्रेशन मिल गया रिजल्टेंट के लिए और इंटेंसिटी के लिए। और एक बात और जान गए कि जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो रिजल्टेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से आर स्क्वायर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या केवल लिख दें आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं। आर स्क्वायर की जगह आई लिख दिए, इन सबको सेम टू सेम रहने दिया जाए, इसे लिख दिए A1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, 2A1 A2 cos फाई। अब जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिपेंड करे या तो एम्पलीट्यूड पे या फिर cos फाई पे, फेज
की वैल्यू पे, फेज डिफरेंस की वैल्यू पे, फेज की वैल्यू पे cos फाई पे डिपेंड करिए। आई की वैल्यू को अगर देखा जाए तो cos फाई पे ही डिपेंड करिए, क्योंकि जो लाइट एक बार एमिट हो गई, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है उसे तो चेंज नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत घट सकता है, वो अलग बात है। तो इंटेंसिटी की वैल्यू जो डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है टर्म cos फाई पे। अगर वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू अगर बढ़ाना हो, cos फाई शुड बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम होगा कितना वैल्यू, cos फाई की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो होती है 1। अगर cos के लिए हम लोग बनाए इसका वेव डायग्राम, तो ये बनता है इस प्रकार से। यहाँ से यहाँ पे 0, cos 0 पे वैल्यू होती है 1 अर्थात मैक्सिमम, cos की वैल्यू 0 पे होती है मैक्सिमम, 0 पे हो गया इसकी वैल्यू 1। फिर उसके बाद cos 90 की वैल्यू होती है 0, फिर cos यहाँ 180 हो गया, cos 180 अर्थात पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1। फिर उसके बाद cos की वैल्यू यहाँ से और आगे बढ़े अगर, तो ये हो गया 270, इस पे वैल्यू होती है 0। फिर उसके बाद अगर और आगे बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 360, तो ये 180 पाई हो गया, तो ये 360 हो गया 2 पाई पे इसकी वैल्यू फिर हो गई मैक्सिमम 1। फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो 450 पे फिर 0, ये हो गया 540 पे इसकी वैल्यू फिर हो गई -1 मिनिमम। 2 पाई के बाद ये हो गया 3 पाई, 18 3 54, 3 पाई हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़े 630 इसकी वैल्यू हो गई 0। फिर और आगे बढ़े तो यहाँ पे हो जाएगा ये 720 अर्थात 4 पाई, और इसकी वैल्यू फिर यहाँ पे हो गई मैक्सिमम। तो cos की वैल्यू के लिए cos का ये डायग्राम बना दिए, वेव डायग्राम बना दिए। अब उसके बाद यहाँ से इसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos फाई शुड बी मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू होती है cos फाई की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है शुड बी, ये सब मिटा दें। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos फाई बराबर कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम वो होती है 1। अब एक चीज़ और जानते हैं हम लोग कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, तो लिखें फेज डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं। तो फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो इसके लिए देखते हैं पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। पाथ डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक, इस प्रकार से जब दो स्लिट्स बनाए गए थे S1 और S2, तो S1 से लाइट यहाँ पहुँच रही थी और S2 से लाइट यहाँ पहुँच रही थी। इन दोनों के रास्ते में जो अंतर है वही है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, और फिर मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद फाइंड करेंगे मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू -1 रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू cos की है +1 और मिनिमम वैल्यू है -1। फिर तो हर बार +1 मैक्सिमम वैल्यू है और cos के लिए मिनिमम वैल्यू इसकी -1। तो अब फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस हमें यहाँ से मिल कितना रहा है, cos की वैल्यू की अगर बात करें तो cos की वैल्यू जो हमें चाहिए यहाँ पे वो चाहिए मैक्सिमम, cos फाई बराबर मैक्सिमम, और cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है +1। अब +1 वैल्यू कब होती है देखें अगर, तो +1 की वैल्यू फेज डिफरेंस की वैल्यू कब होती है, cos 0 पे हो रही है। cos फाई की वैल्यू कब मैक्सिमम हो रही है, एक तो हो रही है cos 0 पे, फिर उसके बाद cos 360 पे, तो 0 पे, फिर 360 अर्थात 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, फिर 6 पाई पे।
ऐसे ही अप टू डॉट डॉट 8 पाई पे मिलती जाएगी। तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसे लिखा जा सकता है, फेज़ की वैल्यू लिखा जा सकता है 2n पाई। क्या लिखा जा सकता है? 2n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। जैसे देखें अगर तो n की वैल्यू अगर इसमें 0 रख दें तो 0 पाई या 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू हो गई 0। cos यहाँ लिख लिए 2n पाई। तो cos की वैल्यू कितनी हो गई? cos की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखे तो cos 0 पाई cos 0 पाई अर्थात cos 0, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई। अगर इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2 पाई अर्थात 360 और 2 पाई पे भी वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये भी ठीक है, इनकी वैल्यू पर भी ठीक है। 2 रखें 4 पाई तब भी, फिर 6 पाई तब भी, अर्थात 2n पाई पे ये ठीक है। फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू हमें मिल गई, कितना मिला? 2n पाई। फेज डिफरेंस की वैल्यू हमें मिल गई 2n पाई। अगर ये वैल्यू यहाँ रख दें तो ये हो गया 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाई से तो पाई कट गया और 2 से 2 कट गया। n इज इक्वल टू बचा पाथ डिफरेंस अपॉन लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो गया n लेमडा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमें इस कंडीशन में मिल गई, जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम है तब पाथ डिफरेंस की वैल्यू रहेगी n लेमडा। तो जब इंटेंसिटी को मैक्सिमम रखना होगा तो पाथ डिफरेंस हमें रखना पड़ेगा कितना? हमें पाथ डिफरेंस रखना पड़ेगा n लेमडा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर्मूला हमारे पास ये है, I इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी रखें अर्थात cos फाई की वैल्यू रखें मैक्सिमम, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यही रख दें इसमें। तो अब इंटेंसिटी ये हो जाएगा मैक्सिमम, इसे कहेंगे I मैक्स इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस यहाँ से 2a1 a2 और cos फाई की वैल्यू रख दी है यहाँ से इंटू 1। तो 2a1 a2 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2a1 a2 हो गया। अगर इसे देखा जाए तो ये कौन सी वैल्यू है? ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला, लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला हमें मिल गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू रखेंगे मैक्सिमम अर्थात +1। अब मिनिमम इंटेंसिटी कब कब होगी? मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, इसी में एडिट कर देना है, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। तो फॉर मिनिमम इंटेंसिटी cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू cos की वैल्यू होती है -1। यहाँ से डायग्राम में भी देखें तो इसकी मिनिमम वैल्यू है -1। अब -1 ये कब कब पड़ रहा है? अब ये सब बात यहाँ से हटा दें। अब हमें cos फाई के लिए बात करना है, मिनिमम के लिए बात करना है। तो इसकी cos की वैल्यू मिनिमम होती कब है? मिनिमम की बात करें तो इसकी वैल्यू मिनिमम होती है -1। अब -1 कब कब मिलेगा? एक तो ये -1 मिल रहा है पाई पे, फिर उसके बाद यहाँ पे मिल रहा है -1 3 पाई पे, फिर उसके बाद आगे हमें मिलेगा 5 पाई पे। अर्थात ये कब मिल रहा है? इसे लिख सकते हैं 2n -1 पाई वेयर n इज इक्वल टू रखा जा सकता है, क्या रखा जा सकता है? n की वैल्यू रखी जा सकती है 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो 2n -1 पाई, तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 मतलब 2, और 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया तो बचा 1, ये हो गया 1 पाई। अब n की वैल्यू अगर 2 रखें तो 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, 3 पाई आ गया। फिर अगर n की वैल्यू 3 रखें तो 3 दूनी 6 में से गया 5, 5 पाई हो गया। तो अर्थात ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन कई किन्हीं बुक्स में दिया होगा 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई, वहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। इसे समझते हैं। अगर n की वैल्यू यहाँ 0 रख दें तो n की वैल्यू यहाँ 0 रख दी तो 2 इंटू 0 0,
2 इंटू 0 0 प्लस 1, तो 0 में एक जोड़ें तो 1 पाई अर्थात पाई आ गया। फिर 1 रखें तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 पाई, ये नेक्स्ट टर्म आ गया। फिर 2 रखें तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 5 पाई हो गया। तो इस प्रकार ये आगे बढ़ रहा है। तो दोनों में से कोई वैल्यू रख सकते हैं, दोनों सही है, हम प्लस वाला रख रहे हैं। तो अब cos फाई इज इक्वल टू मिल गया हमें 2n प्लस 1 पाई, यही वैल्यू। तो यही वैल्यू अगर रखें यहाँ तो लिख सकते हैं 2n प्लस 1, अर्थात फाई की वैल्यू हमें मिल गई 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई। तो यहाँ पे भी 2n प्लस 1 पाई हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करें अगर तो देखते हैं क्या मिल रहा है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। पाई से पाई कट गया, पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमें कितना मिला, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो गया 2n प्लस 1 तो रहेगा ही, ये लेमडा का मल्टीप्लाई हुआ लेमडा बाई 2, तो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 वेयर n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट। अब ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू में मिली। अब दूसरा मिनिमम वैल्यू जब cos फाई की रखेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, तो इसे कहेंगे आई मिनिमम, अर्थात मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा कितना, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई की वैल्यू रखें मिनिमम। मिनिमम वैल्यू है इसकी -1 अगर इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस, अब प्लस नहीं है माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया माइनस 2a1 a2, और ये होता है फॉर्मूला a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर अर्थात a माइनस b का होल स्क्वायर, यही होता है। तो ये हो गया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आई मिन, अर्थात मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इन्हीं दोनों के आधार पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हम लोग फार्मूला फाइंड कर चुके। सबसे पहले हम लोग दो वेव्स लिए थे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई1, और दूसरी वेव थी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई2। दोनों का एम्पलीट्यूड था a1 a2। एम्पलीट्यूड के बारे में एक शर्त कही गई है कि या तो बराबर हो या दोनों बहुत कम डिफरेंस हो, दोनों में लगभग बराबर हो। तो मान लिया गया a1 और a2 अगर दोनों आपस में बराबर है, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम हो गया। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला फाइंड कर चुके हैं। क्या ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो a1 की वैल्यू a और प्लस a2 की वैल्यू a, दोनों का होल स्क्वायर, तो बराबर ये हो गया 2a का होल स्क्वायर अर्थात ये हो गया 4a स्क्वायर। एम्पलीट्यूड अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अगर इंटेंसिटी होता है तो इसे लिख सकते हैं 4i। और दूसरे मिनिमम कंडीशन में आई मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, तो a1 की वैल्यू a माइनस a2 की वैल्यू a का स्क्वायर अर्थात a माइनस a अर्थात हो गया ये 0 का स्क्वायर अर्थात ये हो गया 0। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4a स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू अगर यहाँ लिखें तो ये हो गया 4a स्क्वायर, यहाँ पर भी 100। मिनिमम इंटेंसिटी ये हो गया 0। अब ये पढ़ कहाँ रहे, कहाँ मिल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की जो वैल्यू थी वो थी मैक्सिमम अर्थात 1। ये वैल्यू मिल कब रही थी, मिल रही थी हमें cos 2n पाई पर, 2n पाई पर। तो 2n पाई अर्थात n की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, तो अर्थात ये हो गया 0। फिर 1 रखेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई की वैल्यू यहाँ मिल रही है 2 पाई, फिर 2 पाई पे मैक्सिमम। फिर n की वैल्यू अगर 2 रखें तो 2 रखें तो 2 दूनी 4 पाई। फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, फेज की वैल्यू यहाँ पे होगी, फेज डिफरेंस की वैल्यू 4 पाई। फिर आगे ये हो गया मैक्सिमम 6 पाई, क्योंकि n की वैल्यू रखेंगे 3, 4 रखें तो 4 दूनी 8 पाई, ये हो गया। मिनिमम इंटेंसिटी की अगर बात करें तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए इसकी वैल्यू रखना था हमें -1
और उसकी वैल्यू के लिए रखें 2n+1 पाई, 2n+1 पाई। तो n की वैल्यू अगर 0 रखें तो 0 × 1 अर्थात पाई, तो यही तो है पाई। पाई की वैल्यू पे हो गया मिनिमम इंटेंसिटी हो रही है 0। फिर उसके बाद n की वैल्यू 1 रखें तो 1 × 2, 2 + 1 अर्थात 3 पाई, तो ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 5 पाई, फिर ये हो जाएगा 7 पाई, अर्थात पाई 2 पाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस पे इंटेंसिटी है मैक्सिमम और उसके बाद इंटेंसिटी है मिनिमम। अब इस पे बेस्ड 2-4 न्यूमेरिकल्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड होते हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज कर करके। तो अगले वीडियो में देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।